हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किसी कंपनी में आई सेक्शन का गर्डर हो तो उस पर कितना लोड कैरी हो सकता है। और ये सीखेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। एज ए सिविल इंजीनियर ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई भी कंपनी हो तो उसके अंदर जो गर्डर्स होते हैं, देखिए लोड ट्रांसफ़र करने के लिए, लोड यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, तो वो डिज़ाइन करना आना आपको बहुत ज़रूरी है। या फिर कल जाके किसी ने पूछा कि आपके पास ऐसा आई सेक्शन वाला गर्डर है, उसके ऊपर अगर आप लोड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, वो आज के इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं कि इतना इतना लोड है, इसके अंदर इतना स्ट्रेस आ सकता है। ये देखिए लोड भी दिया है, मैक्सिमम स्ट्रेस इतना आ सकता है, तो क्या मुझे कितनी लेंथ उस गर्डर की रखनी चाहिए, ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर आएगा। लेक्चर स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। देखिए अगेन इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए। ऐसा ऊपर एक फ्लैंज है, नीचे एक फ्लैंज है, दोनों को वेब ने कनेक्ट किया है और ऐसा गर्डर है। तो अब इसमें अगर आपको लेंथ निकालना है तो यूज़ करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया है ना, तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, जो कहता है M/I सिग्मा B/Y इज इक्वल टू E/R। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन में से कोई दो ही क्वांटिटी हमें यूज़ करनी है, तो उसमें से सिग्मा बी दिया है तो इसको यूज़ ही करना पड़ेगा। अब रहा ई और आर और M/I, तो इसमें से M के अंदर L आता है, कैसे बता देता हूँ। M इज इक्वल टू हमारा ये जो सेक्शन है सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर UDL है, तो WL²/8 L इस फॉर्मूले में आता है, तो M यूज़ करना पड़ता है, तो पहले दो टर्म यूज़ करेंगे, आखिरी टर्म रफ कर देंगे। हर न्यूमेरिकल में मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ भी बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अब देखिए अगर मैं M निकालूंगा तो उससे L निकालना जो हमारा 2 फाइंड है वो पॉसिबल होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा M इज इक्वल टू सिग्मा B/Y, ये I उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा B दिया हुआ है, Y और I निकालेंगे ना, अपना काम आसान होने वाला है। अब देखते हैं, अब ये पहले तो Y निकालना पड़ेगा। अब आपको बता दूंगा प्रोसीजर में कि Y कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक टेबल है, पार्ट एरिया AI, फिर उसके बाद YI और आखिरी टेबल AI/YI। ठीक है, अब आपने सेक्शन अगर देखा होगा तो पार्ट देखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे 3 पार्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट उसका एरिया निकालते हैं। ये रेक्टेंगल दिख रहा है 120 × 20, इसका एरिया क्या हो जाएगा 120 × 20, 12 2 = 24 और ये 2 0, बहुत इजी है। अब दूसरे सेक्शन का भी एरिया निकाल लेते हैं। दूसरा सेक्शन ये वाला है, अब इसका विड्थ 20 है, ठीक है, 20 इंटू, अब इसका डेप्थ कितना है, देखिए यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म, ये डेप्थ कितना होगा, पूरा तो 250 है, उसमें से नीचे का 20 और ऊपर का 20 निकाल दो, यानी टोटल 40 अगर माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस मिलेगा हमें, है ना। 250 में से अगर 40 माइनस किया 210 बचता है, तो 20 इंटू 210, 21 2 = 42 और ये 2 0, एरिया मिल गया। अब तीसरा सेक्शन, उसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तीसरा सेक्शन 160 × 20, 16 2 = 32, 00, एरिया निकल गए। अब YI मतलब क्या है, YI मतलब इसके सेंट्रॉइड का
अब पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ तो पहले के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस या तो आप टॉप से ले सकते हो, नहीं तो बॉटम से। अगर आपने बॉटम से डिस्टेंसेस लिए, ये y1 y2 y3, इसको y1 बोलते हैं, y2 y3, अगर बॉटम से लिए तो ये जो y फाइंड आउट करने वाले हैं ना हम, ये डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस का बॉटम से आएगा। अगर हमने टॉप से कंसिडर किया y1, तो जो कॉमन आपके इस बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस आएगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम टॉप आएगा। इतना सिंपल है। अब देखिए y1 हम बॉटम से ही लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना आता है देख लेते हैं। y1 मतलब पहले के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। अब बॉटम से यहाँ तक मतलब इस फ्लैंज की बॉटम तक कितना होगा, 20 + 2 10 230 हो गया, और ये 20 का हाफ। तो देखिए 20 + 2 10 + 20 का हाफ 240 हो जाएगा टोटल। दूसरे का सेंटर 210 का हाफ है ना, यहाँ तक मिल जाएगा। फिर उसमें ये 20 ऐड कर दो तो कितना होगा, 105 + 20 यानी 125। गॉट इट। बहुत इजी है, बस दिमाग शांत रखिए और फटाफट कैलकुलेशन करिए। अब तीसरा सेक्शन, उसका सेंट्रॉइड बॉटम से ही लेना, 20 / 2 यानी 10, बराबर। सारे डिस्टेंसेस हमने बॉटम से ही लिए। अब सिंपल तीसरा स्टेप AI × YI कर लेते हैं। 2400 × 240 00 × 240 576 × 10⁻³ 576 × 10⁻³ कितना आसान है, बहुत। अब देखते हैं 420 × 125 525 × 10⁻³ तीसरा, ये तो 10 है, मतलब एक 0 खाली बढ़ाना है, दैट्स इट, है ना। चाहिए तो 32000 है ना, तो 32 × 10⁻³ कर दो, ख़त्म। इजी कर दिया। अब इसके बाद आपको ना एरिया का सम यहाँ पे लिखना है और इसका भी सम लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, समेशन ऑफ AI = अब इन सब का अगर एडिशन कर दे, 4 और 3 7 और 2 9 9800 एरिया का एडिशन हो गया। अब ये एंड वाला एडिशन समेशन AI YI, ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये जो y निकालना है ये मिल जाएगा इससे। ओके, देखते हैं अभी। देखिए ये तीनों का एडिशन देखा जाए तो पावर 10⁻³ कॉमन है, तो डायरेक्टली 576 + 525 + 32 1133 × 10⁻³ दैट्स इट। ये मिल गया ना, बहुत बढ़िया। पेशेंस के साथ, थोड़ा समय जा रहा है जाने तो कोई इशू नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। अब y का फॉर्मूला देखिए, y जो है अब बॉटम से मिलेगा, इसके लिए अब सिंपली सपोर्टेड है, ऊपर से लोड लग रहा है, तो बॉटम से मतलब टेंशन जोन का डिस्टेंस YT बोलते हैं इसको। नॉर्मली y बोला तो भी कोई टेंशन नहीं है। समेशन AI YI / समेशन AI, वैल्यूज पता है हमें। ये देखो 1133 × 10⁻³ / 9800, इससे मिलेगा आपको y।
y from tension zone. 1133 into 10⁻³ divided by 9800 is equal to 115.61. 115.61 mm। तो इसका सीधा और सरल अर्थ है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एज इट इज 115.61 का मतलब है कि बॉटम से लेके ऊपर कितना आपका सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस है। तो देखिए, ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि उस साइड जगह नहीं है। 115 मतलब यहाँ पे कहीं तो आ जाएगा, ये देखो, ये 115.61। ओके, अब अगर बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस इतने डिस्टेंस पे है तो आपको टॉप से भी कितने डिस्टेंस पे ये निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे? पूरा 250 है, उसमें से 115.61 निकल जाएगा तो ऊपर का डिस्टेंस मिलेगा। ये देखो 250 माइनस 115.61 तो ये आता है 134.39। 134.39। अब ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू क्या लेना है ये बता देता हूँ। देखिए, बॉटम से 115, टॉप से 134.39। तो आपको जो दिया हुआ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, इसको ध्यान में रखते हुए 115.61 लेना है y का वैल्यू या फिर 134.39, ये आपको बाद में बताने वाला हूँ। फिलहाल y के लिए ये जो वैल्यू आया है ये कहाँ से है? टेंशन जोन से है। कहाँ से है? टेंशन जोन से है। और अभी जो निकाला वो कॉम्प्रेसिव जोन से है। डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम कॉम्प्रेसिव जोन कितना है? वो 134.39 mm। इस न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा की ये चीज़ लिखी है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा ज़रूर बताने वाला हूँ मैं। बट पहले आई का वैल्यू तो निकाल लेते हैं जो यहाँ पे लगने वाला है। आई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्वियसली सिमेट्रिक सेक्शन नहीं है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना ही पड़ेगा। IG1 प्लस A1H1 स्क्वायर प्लस IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर प्लस IG3 प्लस A3H3 का स्क्वायर। 3 सेक्शन है, 1 2 3। इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम 3 टाइम अप्लाई किया गया। अब देखिए, हर एक चीज़ को आप निकालोगे तो आपको टोटल आय मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमें IG1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। IG1 इज इक्वल टू, IG1 मतलब पहले का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, फार्मूला कांस्टेंट है, BD3/12। IG2 के लिए भी फार्मूला BD3/12। IG3 के लिए भी फार्मूला BD3/12। तो सबके लिए फार्मूला सेम है, बट वैल्यूज़ देखिए कैसे पुट कर रहा हूँ। जैसे कि ये पहले का है तो इसके लिए B120, देखिए पहले सेक्शन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 120 इंटू अभी उसका डेप्थ कितना है 20, तो D का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। एक साथ ही कैलकुलेट करेंगे, पहले लिख देते हैं। अब दूसरा सेक्शन कितना है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस B है तो 20 और वर्टिकल डिस्टेंस D 210, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस B 160, डेप्थ 20, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12।
अब तीनों के लिए वैल्यू एक साथ निकाल देते हैं। देखिए 120 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाता है 80 इंटू 10⁻3। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। 210 है वो, 210 20 इंटू 210 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, आंसर आता है 15.44 इंटू 10⁻6। गॉट इट। आखिरी वाला 160 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर आता है 106.67 इंटू 10⁻3। इसका यूनिट रहता है mm⁻4, mm⁻4। दैट्स इट। अभी Ig1 निकला, Ig2 निकला, Ig3 भी निकला, बचा क्या है? केवल H1 और H2 और H3। आप बोलोगे कि सर A1 A2 A3 कहाँ पे है? तो पहले का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का एरिया वो है, टेंशन ना लो। पहले हम H1 निकालते हैं। H1 का फॉर्मूला y बार माइनस y1, H2 का फॉर्मूला y बार माइनस y2 और H3 का फॉर्मूला y बार माइनस y3। अब समय आ गया कि हमें यहाँ पे y बार की वैल्यू, इसको y बार बोला तो भी चलता है, वही है वैल्यू। अब y बार का वैल्यू हमें पुट करना है। अब डिसाइड करना है कि यहाँ आपको y बार लेना है या यहाँ y बार लेना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बोला जाता है तो आप देख लेना कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है। जो डिस्टेंस ज़्यादा वो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस देगा। तो अगर बॉटम से डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप y का वैल्यू क्या लेना, y बार का वैल्यू बॉटम से लेना। अगर आपका टॉप से डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो टॉप का डिस्टेंस एज अ y बार लेना। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, टॉप से यानी कंप्रेशन जोन से y बार से ज़्यादा है तो आपको 134.39 ये वैल्यू लेना पड़ेगा। 13.39 माइनस y1 मतलब ये 240। फिर उसके बाद ये y बार तो कांस्टेंट है, हर इसमें लिख ही लो, है ना, साइमल्टेनियसली। अब खाली y2 125 और ये लास्ट का 10 है, कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये तो 124.39 mm हो जाएगा, ये पता कर लेते हैं। 134.39 माइनस 125, बहुत घाई में कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपका ना प्रैक्टिस हो गया है। अभी 134.39 माइनस 240, आंसर माइनस में आएगा बट लिखना प्लस में, 105.61 mm हो गया। H1 H2 H3 सब कुछ है। अभी क्या करना है आपको, I के फॉर्मूले में सब वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है। मैं यहाँ पे लिखते नहीं बैठूँगा, डायरेक्टली कैलकुलेट करूँगा। ये देखिए Ig1 80 इंटू 10⁻3 प्लस A1 मतलब ये 2400 इंटू H1 ये 105.61 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। पहला कैलकुलेशन हो गया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में Ig2 15.44 इंटू 10⁻6, फिर प्लस A2 मतलब ये 4200 इंटू H2 का स्क्वायर 9.39 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस थर्ड वाला Ig3 106.67 इंटू 10⁻3
प्लस A3 यानी ये 3200 इंटू H3 का स्क्वायर 124.39 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू आई का वैल्यू मिला 92.28 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴ होश। कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रहा है बट टेंशन नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी जाएगा, मतलब समय नहीं खाएगा। ओके, आई भी मिल गया, YC भी मिल गया, तो अभी इसमें पुट कर देना है। देयरफॉर m इज इक्वल टू, ये आपको समझने वाली चीज़ इसमें ये थी कि जो ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा वही आपको क्या देगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। क्योंकि दो टाइप के बेंडिंग स्ट्रेसेस होते हैं, ऊपर की तरफ कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस और नीचे की तरफ टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। तो आपको यहाँ पे केवल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बोला था, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अगर हम वैल्यू 134.39 लेते हैं ना तब आती है। तो इसके लिए आपने ये डिस्टेंस लिया। अब देखिए m इज इक्वल टू सिग्मा b कितना है 70, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय y 134.39 इंटू आई का वैल्यू 92.28 इंटू 10⁻⁶। गॉट इट? आई बात समझ में? आपको इससे मिलेगा, क्या मिलेगा, मोमेंट निकाल लेते हैं 70 इंटू 92.28 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 134.39, ये आ गया 48.07 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। गॉट इट? अब इस m का यूज़ हमें क्या फाइंड आउट करना है, L। थोड़ा लेंदी हो रहा है बट टेंशन ना लो। m इज इक्वल टू, कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों, ये जो गर्डर है सिंपली सपोर्टेड है और इसके ऊपर वाला UDL फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या आएगा इस सिचुएशन में, मोमेंट का फार्मूला होता है WL²/8। तो m पता है आपको 48.07 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू, ये W दिया गया है, कितना है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे जाग जाओ, आपको अगर ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर में पुट करना है W वाला, तो ये जो वैल्यू है m का, ये भी किलो न्यूटन मीटर में होना चाहिए। तो ये किलो न्यूटन मीटर में कितना होगा 48.07 किलो न्यूटन मीटर। 10⁻⁴ का पावर उड़ जाएगा, तो उड़ाओ, उसको उड़ा दिया। ये 6 इंटू ये लेंथ पता करनी है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अभी इक्वेशन में पुट करोगे तो लेंथ मिल जाएगा। तो इक्वेशन में कैसे पुट करते हैं ये देखिए, 48.07 अल्फ़ा इज इक्वल टू, राइट साइड में 6 इंटू एल की जगह x पुट कर दो, अल्फ़ा x इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, आंसर आ गया 8 बरोबर 8 आ गया। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये आपके अंदर शक्ति है, ये आपके अंदर ताकत है कि आप किसी भी गर्डर की लेंथ बता सकते हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। सुपर थैंक्स कहने का मौका भी अभी वीडियो के नीचे मिल रहा है, तो वो भी कह सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।